नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का तीसरा लेसन जो है उसका दूसरा भाग है, उसके बाद सामाजिक असमानता, उसका अगला भाग पढ़ेंगे। तो उसका अगला भाग है महिला समानता का संघर्ष, यानी कि समाज के अंदर महिला समानता, महिला और पुरुष के बीच में जो समानताओं का जो संघर्ष है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति को समाज में अपने दायित्व दर्जे से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सामाजिक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अपने अध्ययनों में सामाजिक संरचना की मूल इकाइयों में उसकी भूमिका को अध्ययन का केंद्र बिंदु नहीं बनाए। इससे यह कल्पना करना आसान है कि जनसाधारण मानस में आधी आबादी की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि आधी आबादी जो स्त्रियों की उसकी भूमिका समाज के अंदर क्यों नहीं महत्वपूर्ण है। अगला है महिला समानता और सामाजिक अवरोध, यानी कि महिला समानता के लिए समाज के द्वारा कौन से अवरोध बताए हैं। एक लंबे समय तक ये विश्वास किया जाता था कि स्त्री और पुरुष के शारीरिक भेद का उसमें विद्यमान भावनात्मक और बौद्धिक भेदों और उनके शारीरिक क्षमताओं में पाए जाने वाले भेदों से घनिष्ठ संबंध है। यानी कि शारीरिक भेद तो है, लेकिन भावनात्मक और बौद्धिक भेद कुछ समान रूप से घनिष्ठ संबंध दिखाई देते हैं, दोनों में एक जैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए परंपरा में पुरुष और महिलाओं का कार्य और भूमिका अलग अलग प्रदान की गई। यानी कि ये जो भेद है, शारीरिक भेद है, उनकी क्षमताओं का जो भेद है, उसके आधार पर स्त्रियों और पुरुषों को जो है कार्य, यानी कि कार्य की जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग प्रदान की गई है। लेकिन पुरुषों और स्त्रियों के मध्य व्याप्त असमानताएं प्राकृतिक नहीं है। यानी कि स्त्री और पुरुष के मध्य जो असमानता है, ये जो भेद है वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त नहीं बल्कि सामाजिक है। यानी कि समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों को कार्यों में विभाजन किया गया। इसका कारण समाज में पुरुषों का वर्चस्व है। यानी कि इस समाज का भेद करने का मुख्य कारण क्या है कि पुरुषों का ही वर्चस्व है, यानी कि उनको ही अधिक महत्व दिया जाता है। समाज में पुरुषों का वर्चस्व इसलिए बनता है कि पुरुषों का जीवन अधिक सार्वजनिक होता है और स्त्रियों का जीवन संतानोत्पत्ति तथा शिशुओं के लालन पालन के कारण अधिक निजी बन जाता है। यानी कि पुरुषों का जीवन सार्वजनिक होता है, यानी कि सभी से मिलजुल कर बाहरी क्षेत्रों में कार्य करने के कारण उन्हें सार्वजनिक उनका जीवन होता है, और स्त्रियों का जीवन जो है परिवार तक ही सीमित रह जाता है। फिर अगला है, स्पष्ट है कि पुरुषों और स्त्रियों के मध्य असमानता का कोई जैविक कारण नहीं है। फिर स्त्री समानता संघर्ष एवं वैश्विक दृष्टिकोण, यानी स्त्री समानता का जो संघर्ष है वो विश्व की दृष्टि से कैसा है। 1972 में वेरी वॉल्टन क्राफ्ट की पुस्तक जो थी, ए विंडिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन में पहली बार मेरी ने स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व के सिद्धांत को स्त्री समुदाय पर लागू करने की मांग की। यानी कि स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व के सिद्धांत को यानी कि स्त्री समुदाय पर लागू करने की बात की कि महिलाओं को भी समाज के अंदर पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने स्त्रियों को समान अधिकार और अवसर देने की बात कही। यानी कि इस पुस्तक के अंदर उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर या पुरुषों के समान ही उन्हें स्त्रियों को समान अधिकार देने का अवसर देने की बात इस पुस्तक में उन्होंने करी थी। इसके बाद स्त्री समानता के प्रश्न को विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों में अलग अलग तरह से उठाया गया। स्त्री समानता का जो ये प्रश्न है, विश्व के सभी विकसित देशों ने और विकासशील देशों ने अलग अलग तरह से उठाया गया, परंतु सभी की बातों का केंद्र बिंदु निर्णय लेने की क्षमता है। यानी कि सभी के मुख्य बिंदु क्या था, निर्णय लेने की क्षमता, कि इन स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। यह क्षमता तभी उत्पन्न हो सकती है जब स्त्री को आर्थिक, राजनीतिक, यानी कि ये जो है कि स्त्रियों को समाज के अंदर समान अधिकार प्राप्त हो, तो इसके लिए यह क्षमता तभी उत्पन्न हो सकती है जब स्त्री को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा मिले। यानी कि इन क्षेत्रों में भी महिलाएं जो है पुरुषों के बराबर होकर के कार्यों में आगे आकर के संलग्न होवे, तभी स्त्री पुरुषों की समानता बनाई जा सकती है। फिर स्त्री समानता का संघर्ष और भारतीय दृष्टिकोण। आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय, यानी कि आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का जो प्रश्न है वो 19वीं सदी के मध्यवर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलन में उदित हुआ। यानी कि 19वीं सदी में ही स्त्रियों को समानता का अधिकार देने के लिए यह आंदोलन उठ गया था। राजा राम मोहन राय, रानाडे, ज्योतिबाई फुले आदि ने समाज में महिलाओं को उत्थान के प्रयास किए। यानी कि इन सभी समाजशास्त्रियों ने या समाज सुधारकों ने महिलाओं को आगे लाने के लिए ये प्रयास
किए थे। 19वीं सदी में समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं ने भी प्रयास किए, यानी कि महिलाएं भी स्वयं चाहती थी कि वह आगे आकर के समाज के लिए कुछ करे। इनमें महाराष्ट्रीय गृहिणी जो थी ताराबाई शिंदे, बेगम रोकेया का नाम उल्लेखनीय है, यानी कि इन महिलाओं ने अब महिलाओं को आगे लाने के लिए कदम उठाए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों का विरोध किया। इन्होंने अपनी पुस्तक में, यानी कि स्त्री और पुरुष के अंदर जो दोहरे मापदंड बनाए गए, दोहरे नियम जो बनाए गए हैं, उनका इन्होंने विरोध किया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक नारी अधिकारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ अनेक महिला संगठन अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तर पर उभर आए और 20वीं सदी के प्रारंभ में नारी अधिकारवादी दृष्टिकोण के साथ, यानी कि नारियों को अधिकार दिया जाए, इस दृष्टिकोण के साथ साथ अनेक महिला संगठन अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तर पर उभर कर सामने आए, यानी कि इन मंडल संगठनों की स्थापना की गई है। फिर आगे महिलाओं के उत्थान के प्रयास। औपचारिक समानता की संवैधानिक गारंटी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14-15 में सामाजिक लिंग समानता का वादा करता है, यानी अनुच्छेद 14 और 15 में सामाजिक लिंग समानता का वादा करता है, स्त्री और पुरुष को समान रूप से अधिकार प्रदान किया जाए। हिंदू कानून तथा उत्तराधिकार अधिनियम भी इस दिशा में महत्वपूर्ण चरण है। भारत सरकार ने 1953 में महिला कल्याण और वंचितों के समूह के विकास हेतु केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। तो भारत सरकार द्वारा 1953 में महिलाओं के कल्याण के लिए, यानी कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। फिर महिला कल्याण नीतियाँ, यानी कि महिलाओं के कल्याण के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई। भारत सरकार ने महिला कल्याण के लिए प्रभावशाली नीतियाँ अपनाई है, यानी कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए थे। तो महिलाओं की स्थिति पर एक समिति का गठन 1971 में किया गया था। सबसे पहले 1971 में इसका गठन किया गया और 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, यानी कि पंचायत स्तर पर और नगरीय स्थान पर स्वशासन संस्थाओं में, है ना, यानी कि नगर पालिका में और पंचायत में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। महिलाओं को समाज के हाशिए से मुख्य धारा में लाने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में 3 रणनीतियाँ अनिवार्य रूप से बनाई गई, यानी कि महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्रदान कराने के लिए 3 पंचवर्षीय योजना में 3 रणनीतियाँ अनिवार्य रूप से बनी गई। पहला है आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि महिलाएं जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी योग्यता के आधार पर वो आर्थिक क्षेत्र में भी जा सकती है, यानी कि कार्यालय क्षेत्र में या अपने रोजगार के लिए बाहर जा सकती है। फिर दूसरा है शैक्षिक विकास, यानी कि उनको पढ़ाई करने के लिए या उनकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शैक्षिक विकास का भी नियम बनाया गया। और तीसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा, और स्त्रियों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाए गए। फिर है महिला समानता का प्रश्न और वर्तमान स्थिति, यानी कि महिला समानता का जो प्रश्न है उसके लिए वर्तमान स्थिति क्या है। पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज में आज भी स्त्रियों को उनकी पारंपरिक भूमिकाओं में देखा जाता है जो पुरुषों के नियंत्रण में है, यानी कि पारंपरिक परंपरा चली आ रही है कि स्त्रियाँ जो है पुरुषों के नियंत्रण में रहकर उनके अधीन रहती हैं। अगर कोई स्त्री चाहे कि उसे एक स्त्री के रूप में स्वीकार किया जाए तो उसे अति महत्वाकांक्षी एवं अति प्रवीण होने के उलाहना दिए जाते हैं, यानी कि अगर कोई स्त्री चाहती है कि उसे समाज के अंदर या वो भी समाज में रह करके कुछ अच्छा कार्य करे तो उसे अति महत्वाकांक्षी और अति प्रवीण होने की उलाहना दिए जाते हैं, यानी उन्हें उलाहना दी जाती है। फिर आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के संदर्भ में 3 रणनीतियाँ सम्मिलित की गई थी। तो 10वीं पंचवर्षीय में कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई थी। पहला है सामाजिक सशक्तिकरण, यानी कि समाज के अंदर महिलाओं को सशक्तिकरण यानी कि ताकत के साथ में या पर समाज का वो विरोध करके आगे बढ़े। फिर आर्थिक सशक्तिकरण, यानी आर्थिक रूप से भी स्त्रियों को मजबूत बनाया जाए। फिर है लैंगिक न्याय प्रदान करना, यानी कि स्त्रियों को भी न्याय प्रदान करना। फिर है वर्तमान स्थिति। बीते दशक में महिलाएं स्वयं अपनी आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, यानी कि वर्तमान स्थिति कैसी है कि आज महिलाएं जो हैं वो स्वयं आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में सक्षम बनने के लिए वो भी कार्य करने लगी है। सामाजिक उत्तरदायी जैसे घरेलू रखरखाव, आय उत्पादक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
कि तीसरा है असमान चेतन। अभी भी महिला समानता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आर्थिक हिस्सेदारी और महिलाओं के लिए अवसरों के मामलों में अभी 60% लैंगिक गैर बराबरी और 60% लैंगिक गैर बराबरी को इसी गति से खत्म करने पर अभी 81 साल लगेंगे। लैंगिक समानता के संदर्भ में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब है। ये लैंगिक समानता का मतलब स्त्री पुरुष के अंदर जो समानता का जो भेद है वो जो भेद है बहुत ही खराब है। 142 देशों की सूची में भारत 114वें स्थान पर है। यानी कि स्त्रियों की स्थिति के मामले में 142 देशों की सूची में भारत का जो 114वां स्थान है। राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से देखें तो अभी भी यहाँ गैर बराबरी है। भारत की संसद या विधानसभा में महिला जनप्रतिनिधि की काफ़ी कम उपस्थिति महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण राजनीतिक मानसिकता का प्रतीक है। राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से देखें तो अभी भी यहाँ गैर बराबरी यानी कि स्त्रियों की संख्या राजनीतिक सत्ता में कम है। भारत की संसद या विधानसभा में महिला जनप्रतिनिधियों की काफ़ी कम उपस्थिति है, तो ये भेदभावपूर्ण राजनीतिक मानसिकता का प्रतीक है। फिर है महिला समानता और विश्व की भूमिका। विश्व के अधिकांश देशों में 1979 के महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव की समाप्ति संबंधी समझौतों को औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से तो मान्यता तो दे दी गई है, परंतु यथार्थ में उनके क्रियान्वयन में से देश अपने लक्ष्य से काफ़ी अभी काफ़ी दूर है। यानी कि औपचारिक रूप से तो मान्यता दे दी गई, लेकिन यथार्थ रूप में यानी क्रियान्वयन रूप में देश अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर है। महिला संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों ने अपने विकास एजेंडा में दृढ़ता से लैंगिक मुद्दे को उठाया है। और महिला संगठनों ने किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों ने अपने विकास के लिए उन्होंने एजेंडा में दृढ़ता से लैंगिक मुद्दों को उठाया है कि उन्हें भी स्त्रियों के पुरुषों के समान समाज के अंदर स्थान दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने अपने 2015 के बाद विकास एजेंडे के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान शुरू किया है कि महिलाओं के साथ सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि सतत विकास के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य है। यानी कि देश के लिए सतत विकास के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य है। यदि महिलाओं को भी इसके लिए आगे बढ़ाया जाए। आज विश्व के अनेक भागों में लैंगिक समानता की दिशा में जो भी प्रगति हुई है वो उस सीमा से बहुत कम है। फिर अगला आता है धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण। यानी कि अल्पसंख्यक की अवधारणा किसी राज्य में रहने वाले वे समुदाय जो संख्या में कम हो तो उन्हें किस श्रेणी में गिना जाता है? अल्पसंख्यक की श्रेणी में गिना जाता है और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो एवं जिनकी प्रजाति, धर्म, भाषा आदि बहुसंख्यों से अलग होते हुए भी जो राष्ट्र निर्माण, विकास, एकता, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय भाषा को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हो तो ऐसे समुदायों को उस राज्य में अल्पसंख्यक माना जाता है। यानी कि जिस समाज के अंदर या जिस क्षेत्र में जिनकी संख्या कम हो तो उनको अल्पसंख्यक में माना जाता है। फिर अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 8% से भी कम की जनसंख्या अनुपात वाले धार्मिक समूह को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 8% से कम की जनसंख्या अनुपात वाले धार्मिक समूह को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में अल्पसंख्यक, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का शब्द तो किया है, उल्लेख तो किया है, लेकिन इनमें कई परिभाषाएं नहीं दी हुई। संविधान में अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियों का उल्लेख है। पहला है धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यक। यानी कि धर्म के क्षेत्र में अल्पसंख्यक और दूसरा है भाषा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर 6 धार्मिक समुदायों को यानी 6 धर्मों के लोगों को इसमें अल्पसंख्यक माना है। उनमें है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अधिसूचित किया है।
2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या है 14.2%, ईसाइयों की है 2.3%, सिख, बौद्ध और जैन अल्पसंख्यकों की क्रमशः 1.7, 0.7 और 0.4% है तथा अन्य की संख्या जो है 0.7% है। यानी कि इन कम 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 संख्या वाले लोगों को अल्पसंख्यक के अंतर्गत गिना गया है। यानी कि कम जनसंख्या वाले समाज को इस अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। फिर है धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण, यानी कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो है उनको संरक्षण यानी कि उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है। तो भारत में निम्न व्यवस्थाएं की गई है, यानी कि इनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न व्यवस्था की गई है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए उपबंध, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है 1993 तथा 1997 में। अल्पसंख्यक कल्याण के प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम, यानी कि उनके उद्धार के लिए अल्पसंख्यक कल्याण समिति को भी प्रारंभ किया गया। सच्चर समिति की सिफारिश से अल्पसंख्यकों को शिक्षा, यानी कि अल्पसंख्यक के समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा जाए। में मदरसा शिक्षकों शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता योजना, यानी कि मदरसा स्कूल जो है, मदरसा शिक्षा जो है मुस्लिम संप्रदाय की, तो उनको आधुनिकीकरण का यानी कि नवीनता के साथ में उनको उनकी नवीनता आधुनिकीकरण उस शिक्षा के अंदर हो, इसलिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता योजना चालू की गई। फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी योजनाएं, और अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा संबंधी योजनाएं बनी गई हैं। फिर है निःशक्तजनों विशेष योग्यजन की देखभाल, यानी कि जो शारीरिक दृष्टि से कमजोर है उनके लिए विशेष, यानी कि उन्हें विशेष योग्यजन माना गया, उनकी देखभाल कैसे की जाती सरकार के द्वारा। निःशक्तजनों को अन्यथा सक्षम या विशेष योग्यजन भी कहा जाता है। विकलांगजन अधिनियम 1995 में विकलांग अधिनियम चालू किया गया। निःशक्तजन को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी चिकित्सा प्राधिकार द्वारा यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम 40% पीड़ित हो, यानी कि शारीरिक अंगों से वो 40% तक पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति को निःशक्तजन के अंतर्गत गिना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ विशेष योग्यजन है, यानी कि शारीरिक क्षमता से वो विकलांग है, जो कुल जनसंख्या का 2.21% भाग है। यानी कि कुल जनसंख्या का जो है 2.21% भाग निःशक्तजनों की संख्या में आता है। फिर विशेष योग्यजन के संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार, यानी कि इनकी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रावधान बनाए गए, संविधान के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 41 तथा 11 और 12 अनुसूची के प्रावधान, यानी कि इस अनुसूची में इनको विशेष दर्जा दिया गया है। फिर भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1921, विकलांगता समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, यानी कि इसके अंदर इस समाज के अंदर इनको भी समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिज्म, फिर है विकलांगता समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। आर्टिज्म प्रमास्तिक अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास 1991 और राष्ट्रीय नीति 26 लागू की गई, यानी कि इनमें मानसिक मंदता यानी कि कम बुद्धि वाले और बहुविकलांगताओं यानी कि अधिक विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय न्यास 1999 की नीति के अंतर्गत लिया गया और राष्ट्रीय नीति 26 इनके लिए लागू की गई। फिर आगे है विकलांगजनों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 261, विकलांग छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति तथा मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, यानी कि जो विकलांग छात्र हैं उनको मैट्रिक की पढ़ाई यानी 10वीं 12वीं तक भी छात्रवृत्ति जाती है और इसके बाद भी मैट्रिक यानी छात्रवृत्ति की सुरक्षा प्रदान की गई। विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, यानी कि विकलांग छात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए भी छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध की गई है। विकलांगजनों में कौशल प्रशिक्षण राष्ट्रीय कार्य योजना, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के अंदर जो कार्य के जो कौशल है उनका प्रशिक्षण दिलाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की गई। जागरूकता विकास तथा प्रचार योजना, यानी कि ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार योजना बनाई गई है। फिर है विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, यानी कि ये विभाग कहाँ है 19 यानी कि
12 मई 2012 को डिसेबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया, यानी कि इनके सशक्तिकरण को, इनको मजबूत बनाने के लिए 12 मई 2012 को, है ना, डिसेबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया, जो इनको मजबूत बनाने का कार्य करता है। 2014 में इसका नाम बदलकर विकलांगजन, यानी कि इस संस्था का नाम बदलकर क्या रख दिया गया 2014 में इसका नाम बदलकर विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। यह विभाग विकलांगजनों एवं विकलांगता से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति है उनको, उनसे संबंधित या उनकी परेशानी से संबंधित नोडल एजेंसी के रूप में ये संस्था कार्य करती है, यानी कि उन्हें विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए ये योजना एजेंसी के रूप में इसे बनाया गया है। धन्यवाद।